Hello, good afternoon, FIBCom students. Hello, Good afternoon, ma'am. good afternoon. Can you see the slide properly? दिख रही है Yes, स्लाइड? ma'am. ओके। यस मैम। यस कल हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? याद है कुछ आपको? कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? Biodegradable. बायोडिग्रेडेबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर पे, ड्राई और वेट, ये वाला लास्ट पॉइंट था। और मैंने आपको ये बताया था, ये वाला हैजार्डस, नॉन हैजार्डस, और नॉन हैजार्डस में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। कौन सा पॉइंट था लास्ट पॉइंट? बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द न्यू पॉइंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल. Non-biodegradable includes synthetic material like plastic, thermocol, nylon, rayon, and other synthetic polymers. It also consists the electronic waste, which consists of the large volumes of the inert materials like plastic and polymers. These wastes consist of the communication equipment like computers, mobiles, telephones, and televisions, etc. Non-biodegradable waste is waste which cannot be decomposed. Just a minute. Which cannot be decomposed by the microorganism, and therefore this waste will remain the other electronic or other on the earth for the years and until the we find some solution for their proper management. तो अभी आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि आपको ये बताया गया कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हम बोलते हैं वेस्ट होता है, तो उसमें तो ज़्यादातर प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, फिर मटेरियल दैट, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि टेलीविज़न है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, टेलीफोन्स है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मीन्स उसका डिकम्पोजन नहीं हो सकता। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में पुराने टीवी, मोबाइल्स वगैरह सब कुछ जो भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो हम क्या करते हैं, उसको कचरे में डाल देते हैं। लेकिन उसको ना ही जलाया जा सकता है, ना ही उसको डिकम्पोज किया जा सकता है। तो वो पूरा का पूरा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ई वेस्ट के नाम से जानते हैं। समझा? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. आगे का पॉइंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन। मैम हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हेलो, मुस्कान बोल रही है, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? ओके, मैं आपको दूसरा बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट. Electronic e-waste. E-waste is a type of waste consisting of any broken or unwanted electric or electronic appliance. Many components of electronic equipment are considered the toxic and non-biodegradable. Responding to this concern, many European countries banned e-waste from the landfills in the 1990s. An advanced e-waste policy in Europe by implementing waste electrical and electronic equipment in 2002. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको ऐसा बताया गया कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है उसको हम ई वेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, नहीं उसको फेंक तो देते हैं लेकिन उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। और ये पॉलिसी बाहर के देशों में ज़्यादा अपनाई जाती है क्योंकि वहाँ पे पूरा उनका जो यूनिट होता है या हम बोलते हैं कि उसका जो काम करने का ढंग है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलता है। तो 1990 से लेके ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने ई वेस्ट पे बैन लगा दिया है। समझा? डू अंडरस्टैंड? हेलो, मैम परत सांगा एकदा. ये स्लाइड वहाँ पे नहीं है, जो मैं पॉइंट आपको समझा रही हूँ ना ई वेस्ट का, वो स्लाइड यहाँ पे नहीं है, मैं आपको ऐड करके बाद में देती हूँ। तो ये बात देखिए कि ई वेस्ट किसको बोलते हैं कि जैसे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है तो उसको जैसे मैंने अभी बोला, यहाँ पे देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे,
नॉन बायोडिग्रेडेबल ma'am. दिख रहे हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन। तो बाहर के देशों में जैसे हम और बोलते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, नॉट डेवलप कंट्रीज। ज़्यादातर अभी बहुत सा प्रोग्रेस करना बाकी है। तो बाहर के देशों में जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है वो जो पूरा का पूरा उनका जो व्यवहार होता है तो वो ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलता है। तो उसका जो वेस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ई वेस्ट बोलते हैं। ना ही उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं कि ना ही उसको हम ज़्यादा जला सकते हैं। तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो उसकी वजह से कुछ बाहर के देशों ने ई वेस्ट पे बैन लगा दिया है। समझा? Yes, अभी ma'am. समझा? ओके। अभी आगे का पॉइंट लिखेंगे आप, मैं बोल रही हूँ पॉइंट लिखेंगे। पेन और नोट है ना आपके पास? नोट पेन होगा आपके Yes, शायद। ma'am. है. हाँ, आगे लिखिए। Yes, ma'am. पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, classification of waste on the basis of its reuse। उसको वापस कैसे इस्तेमाल किया है, इट्स रीयूज। तो उसमें पहला पॉइंट आता है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, PERSISTENT, परसिस्टेंट। दूसरा पॉइंट आता है रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल। और तीसरा पॉइंट है नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। ये 3 पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीयूज। उसमें आते हैं 3 पॉइंट, परसिस्टेंट, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। लिखा? लिखा? Yes, ma'am. ओके। तो आप सबसे पहले Yes, ma'am. इसका सबसे पहले हम पहला पॉइंट, इस पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है परसिस्टेंट वेस्ट मतलब क्या। तो persistent waste, these are those waste which are not easily degraded by the microbial activity or weathering process. For example, some of the persistent pollutants like DDT and BHC are degraded by very few microorganisms and physical and chemical reaction। तो परसिस्टेंट वेस्ट किसको बोलते हैं? तो कुछ वेस्ट ऐसा होता है कि जिसके लिए वेबरिंग, हाँ, जिसके लिए वेदरिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। कि फॉर एग्जांपल आपने डीडीटी पाउडर, ये नाम सुना है? डीडीटी, डीडीटी पाउडर, डीडीटी, यस और नो? No, ma'am. डीडीटी पाउडर का नाम नहीं सुना No, है? ma'am. डीडीटी पाउडर डीडीटी पाउडर लगाया जाता है ना एग्रीकल्चर में, डीडीटी पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है? डीडीटी पाउडर लगाते हैं कि नहीं? कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हार्वेस्ट है, अगर कहाँ पे क्रॉप है तो वहाँ पे डीडीटी पाउडर वगैरह नहीं लगाया जाता। तो ये जो, Yes, yes, ma'am. हाँ वही वही मैंने बोला। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जैसे बारीक सा फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है और कुछ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही वो डिकम्पोज होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। अभी समझा? समझा? Yes, ma'am. ओके। Yes, दूसरा ma'am. पॉइंट है रिसाइकेबल। Yes, ma'am. रिसाइकेबल मीन्स जिसको हम वापस से इस्तेमाल कर सकें। ये जो हमें बता रही हूँ परसिस्टेंट, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल मीन्स उसका हम वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेस्ट है। तो रिसाइकेबल वेस्ट है तो वेस्ट दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन by some processing on them, or they are decomposed by the microorganism, that is called recyclable waste। For example, paper, glass, plastic, household waste like waste food, vegetable, fruits, etc. Okay, just a minute। ये सब रिसाइकेबल, ये सब रिसाइकेबल वेस्ट है। आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है? ठीक, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. आ Yes, रही है. ma'am. तो रिसाइकेबल वेस्ट किसको बोलते हैं? कि जैसे जिसको हम वापस से प्रोसेस कर करके इस्तेमाल कर सके उसको हम रिसाइकेबल वेस्ट बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल अपने नोटबुक के पन्ने, अपने
जो पुस्तक होते हैं, जो अपने पाठ्य पुस्तक होते हैं, उसके पन्ने, तो उसको रिसाइकेबल किया जा सकता है। आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता है? पता है ना? Yes, ma'am. पेपर का पता है. वापस पेपर का वापस उसका यस इस्तेमाल किया मैम। जाता है। दूसरा है ग्लास होता है, ग्लास होते हैं, जो पेपर ग्लास वगैरह होते हैं वो। दूसरा होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक में भी जो थिन प्लास्टिक होता है ना, उसका वापस से इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट होता है हाउस होल्ड वेस्ट लाइक फूड एंड वेजिटेबल्स। जो फूड होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, ड्राय फिश होती है, उसका हम बोलते हैं त्याला खत म्हणून वापर केला जातो, हे तुम्हाला मी सांगितलं होतं. ओके. देन जो वेजिटेबल्स होता है, तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके जो हम बोलते हैं ना सीड्स के, फॉर एग्जांपल टोमेटो के सीड्स होते हैं या मिर्ची के सीड्स होते हैं, तो अपने आंगन में लगा दे तो फिर वहाँ पे भी मिर्ची और टमाटर हो सकते हैं. ओके. दूसरा होता है फ्रूट्स. तो फ्रूट्स के जो पिल्स होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है. कैसे कैसे आप मुझे बताइए. पिल्स होते हैं ना फ्रूट्स के, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन से ज़्यादा फ्रूट्स के पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है? कुछ फ्रूट्स हम पिल्स के साथ ही खाते हैं. खाते हैं कि नहीं खाते? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, वो कौन से फ्रूट्स होते हैं जैसे हम पिल्स के साथ खाते हैं? साली सकट खातो असं विचारायचंय मला. Apple, हाँ. apple, सफरचंद, यस. चिकू, पेरू. ओके. देन ग्रेप्स भी होता है. ग्रेप्स खाते हैं ना हम लोग. Yes, ग्रेप्स ma'am. खाते हैं कि नहीं? यस। हाँ. पर कुछ पिल्स होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पोमोग्रेनेट है या फॉर एग्जांपल ऑरेंज है, तो उसका पिल्स का हम जैसे उसकी पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. समझा? उसका पाउडर Yes, बना ma'am. के भी वो ब्यूटी प्रोडक्ट यस में मैम। उसको इस्तेमाल किया जाता है. ओके. आगे का पॉइंट देखते हैं. नॉन रिसाइकेबल वेस्ट. Waste which cannot be decomposed by microorganisms or which cannot be used after some processing are called non recyclable. मीन्स ऐसा वेस्ट कि जैसे उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका प्रोसेस करके भी उसको वापस से इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिसाइकेबल वेस्ट. कि फॉर एग्जांपल some waste can be easily degraded by the decomposer organism or weathering process. That ecological process may observe it. Later on, they become the part of natural nutrient cycle. Such waste will have the harmful effect on us. तो कभी कभी ऐसा होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस करके भी अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. लेकिन ज़्यादातर उसका इस्तेमाल ऐसा होता है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस करके भी उसका ज़्यादा से इस्तेमाल नहीं किया जाता. तो आपको ये पता चला होगा. समझा? डू अंडरस्टैंड? डू Yes, अंडरस्टैंड ma'am. कि नहीं यस Yes, मैम। समझा? ma'am. ओके. आगे Yes, का ma'am. पॉइंट आगे का पॉइंट देखते हैं. वो स्लाइड में अंदर डालती हूँ बाद में. वो स्लाइड नहीं है जो मैं आपको पॉइंट अभी बताया था. अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. ई वेस्ट इंडियन सिनेरियो. ई वेस्ट का इंडियन सिनेरियो में या इंडियन सोसाइटी में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका कितना डिकम्पोज करते हैं, उसका किस तरह से रिसाइकेबल होता है, यह हम अभी देखने वाले हैं. The electronic industry has emerged as faster growing segment of Indian industry, both in the terms of produce and export. The share of software services in the electronics, the IT sector has gone up from 38.7% in 1991 and 61.8% in 2003 and 4. तो जैसे अभी इंडस्ट्री बढ़ रही है तो जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी बढ़ रही है कि नहीं. इंडस्ट्री बढ़ रही है तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी बढ़ रहे हैं ना. आईटी वर्ल्ड आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. यस। आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है. यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि इतने साल में कितना था. 1991 में 38.7% था उसका इस्तेमाल. फिर 2003-4 तक कितना बढ़ गया? 61.8%. A review of industry statistics shows that in 1991 the hardware
accounted the hardware accounted just a minute. The hardware accounted for nearly 50% of total IT revenues, while software share was 22%. तो यहाँ पे क्या बताया कि जब हम उस रिव्यू इंडस्ट्रियल आईटी इंडस्ट्री का हम जब रिव्यू लेते हैं तो उसमें हमको ये पता है कि हार्डवेयर रेवेन्यूज कितना था, तो वो था 50% और सॉफ्टवेयर जो उसका जो परसेंट था वो कितना था 22%। आगे देखते हैं द सिनारियो चेंज बाय द 1994 1950 1950 95 with hardware falling to the 38.7% and software sharing rising 41%। तो जैसे जैसे दिन बदलते गए तो 93 94 की बात करें 95 की बात करें तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर कम परसेंट था तो अभी वो बढ़ रहा है और जो हार्डवेयर था वो कम कम हो रहा है। ओके that this shift in the IT industry began with the liberalization, opening up of the Indian markets, together with which there was a change in India's import policies, vice versa, uh, hardware leading to the substitution of domestically produced hardware by imports. Since the early 90s, the software industry has been growing at the compound annual growth rate of the over 46% out of the computers in the value term, for example, increased by 36.0, 19.7%, 57.6% in 2000, 2002, 3, 2003, and the growth rate of 42.4% up to 2000 मीन्स आपको इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर एक साल का आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है कि आपको ये जो हम डाटा में अभी पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है या हार्डवेयर बढ़ता हुआ दिखाई देता है? क्या बढ़ता हुआ दिखाई देता है जो मैंने अभी पढ़ा आपके लिए? तो आपको क्या बढ़ता हुआ दिखाई देता है? सॉफ्टवेयर बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि हार्डवेयर बढ़ता हुआ दिखाई देता है? परसेंटेज किसका बढ़ता हुआ दिखाई देता है? परसेंटेज किसका बढ़ता हुआ दिखाई देता है? सॉफ्टवेयर का ना? हेलो, सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का बढ़ता हुआ दिखाई सॉफ्टवेयर। देता है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का। आगे देखिए दिस ग्रोथ by the end of financial year 2005 and 6 India had installed base of 4.64 million desktop, about the 1000 notebooks and 89,000 servers. As per MIT estimate, the Indian PC industry is growing at the lower compound annual growth rate. तो जैसे हम अपने देश की दूसरे देश से कंपैरिजन करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे तो वो जस्ट लाइक अ टीवी टेलीविज़न टाइप के थे। एम आई राइट? आपको कुछ याद होता होगा कि आपने कभी यस पुराने मैम। पुराने कंप्यूटर क्लासेस आपने जब ज्वाइन किए होंगे तब आपको उसमें जो कंप्यूटर्स थे वो टेलीविज़न टाइप के थे, लेकिन आज कैसे हैं? फ्लैट मीन्स एलईडी टाइप के हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम भी बता रहा है कि आजकल हम जब बात कर रहे हैं कि जितना एनुअल रिपोर्ट है ना इंडिया का, कि जितना हमने ये यहाँ पे पढ़े कि 4.64 मिलियन डेस्कटॉप हमने मंगाए, 1000 नोटबुक्स मंगाए, 89,000 सर्वर्स मंगाए, फिर भी दूसरे देशों की कंपैरिजन में हमारे इंडिया पीछे है। दिस ग्रोथ हैज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कंजम्पशन रेट, हायर ऑब्सोलेंस रेट लीड्स टू द हायर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक ईवेस। कि इसका क्या बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करते हैं उसका ई वेस्ट कैसा होता है? ज़्यादा होता है। द इंक्रीजिंग obsolescence, the rates of electronic products added to the huge import of junk electronics from the abroad has created the complex scenario of solid waste management इन इंडिया। तो उसकी वजह से क्या बताया गया कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल किया जाएगा उतना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बढ़ेगा और जितना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉनिक जंक भी ज़्यादा जनरेट होगा और जिसकी वजह से उसको कम डिकम्पोज करना और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना सबके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया है?
इंडिया में मुश्किल Yes, हो ma'am. जाए। ओके, आगे का देखते हैं। E-waste inventory based on this obsolescence rate and installed base in India for the year 2005 has been estimated 1,46,180 tons, and this is expected to exceed 8 lakh tons by 2012। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आंकड़े दिखाई देते हैं, ज़्यादातर आंकड़े दिखाई कि कितने साल में कितना था, कितने साल में कितना हुआ, कितने साल में कितना हुआ। मीन्स इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है कि डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल पहले जो मोबाइल खरीदा था, तो ज़रूरी नहीं कि 5 साल पहले का जो मॉडल है आपके पास 5 साल बाद भी रहेगा। ज़रूरी है क्या? इतने साल में बहुत नहीं. सारे मॉडल आपने चेंज भी कर दिए हो, शायद चेंज कर दिए हो, है ना? चेंज भी किए होंगे, बहुत सारे मोबाइल चेंज किए कि हाँ फॉर्मेट मतलब सब कुछ डेटा चला गया या कुछ बिगड़ गया, या कुछ खराब हो गया, तो मैंने नया मोबाइल ले लिया। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, जैसे सिंपल सा, तो 5 साल में ये ज़रूरी नहीं कि 5 साल में आप एक ही मोबाइल इस्तेमाल करें, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई पुराने ज़माने के हों। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि टाइम के हिसाब से आप चलते रहें। ओके, अभी मैं आपकी जब सबकी बात करें, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लैपटॉप से लेके स्मार्टफ़ोन तक अभी सभी बच्चे के पास स्मार्टफ़ोन होगा। शायद पेरेंट्स के पास ना भी हो, पर बच्चों के पास तो ज़रूरी है स्मार्टफ़ोन, है कि नहीं? घर में से Yes. 10 व्यक्ति है तो घर में से कम 8 व्यक्ति के पास तो स्मार्टफ़ोन ज़रूर होगा, है ना? है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो जितना हम इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करते हैं उतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज़्यादा होता है। Okay, 10 states generate 70% of the total e-waste generated in India. Maharashtra ranks first, followed by Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab in the list of e-waste generating states in India। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये सभी जो राज्य यहाँ पे बताए गए हैं नाम, तो ज़्यादा से ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करने वाले राज्य हैं। अमंग द 10 सिटीज जनरेटिंग ई वेस्ट, मुंबई रैंक द फर्स्ट, फॉलोड बाय दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत एंड नागपुर। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पैदा करने वाले जो राज्य हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ पे नाम दिए गए हैं। And there are two small e-waste dismantling facilities functioning in Chennai and Bangalore. There is no large-scale organized e-waste recycling facility in India, and the entire recycling exists in the unorganized sector. उसका डिकम्पोज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डिकम्पोज करने के लिए, उसकी फैसिलिटी, उसके एग्जिस्ट करने के लिए अभी भी जो सेक्टर है उसको कोई प्रॉपर, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। पॉइंट समझा? डू अंडरस्टैंड? डू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़े। Yes. Yes, नेक्स्ट ma'am. पॉइंट, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये देखिए नीचे उसका क्वेश्चन है, नया वाला क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट, इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट। अभी ई वेस्ट की क्या इफेक्ट हो सकती है या किस तरह से वो हार्मफुल है, तो उसका यहाँ पे डिटेल में आपको दिया गया है। देखिए फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट है लीड फाउंड इन द शोल्डर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ग्लास पैनल्स, गैस्केट इन द कंप्यूटर मॉनिटर। तो लीड हमको कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है कि शोल्डर हम बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में वहाँ पे दिखाई देता है, ग्लास पैनल्स में दिखाई देते हैं, गैस्केट में दिखाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मॉनिटर्स। when damage to the central and the peripheral nervous system, blood system, kidney damage and affects the brain development of the children। तो
जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पे दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है? दिखाई देता है? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, आपने शायद आपको याद आता होगा कि जब हम कंप्यूटर क्लास में जाते थे तो उसमें सबसे पहले हमको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से उंगलियां रखनी है, किस तरह से बैठना है लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने आपको बताया जाता था, पिक्चर्स दिखाए जाते थे या बुक आपको दिया जाता था Yes, ma'am. उसमें। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि हर एक कोई भी चीज़ का जब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन उसका ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल रात के 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक हम जब मोबाइल पे लगे रहते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी पे भी उसका इफेक्ट होता है, हमारे ब्रेन पर भी उसका इफेक्ट होता है। ये जैसे आजकल के बच्चे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बच्चे जो ज़्यादातर मोबाइल में घुसे रहते हैं लेकिन उनको जो मैदानी खेल होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता है। फिर उनका जैसा हम बोलते हैं कि उसकी उनका दिमाग जिस तरह से काम करना चाहिए तो वो दिमाग उनकी पढ़ाई में काम नहीं करता है क्योंकि ज़्यादातर कुछ भी ढूंढना है, क्या कुछ भी करना है तो सब कुछ मोबाइल पे मिल जाता है इजीली, इजी वे में। तो जिससे अपनी वो दिमाग को हम बोलते हैं कि एक एक्सरसाइज नहीं दे पाते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ध्यान। ma'am. ओके। Yes, ma'am. Then next point is cadmium, then found in the chip resistors and semiconductors. तो ये कैडमियम हमको कहाँ पे दिखाई देता है? तो सेमीकंडक्टर्स में दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल उसके इफेक्ट क्या होते हैं कि टॉक्सिक irreversible effects on the human health, accumulates in the kidney and the liver, causes the neural damage and the teratogenesis। तो उसकी इफेक्ट हमारी यहाँ पे जो हम बोलते हैं किडनी होती है, लीवर होता है, उस पर ज़्यादा दिखाई देती है। फिर हमारी ह्यूमन हेल्थ पे ज़्यादा उसकी इफेक्ट होती है कि जैसे कैडमियम की इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देती है, न्यूरल सिस्टम होती है। ये किसकी आवाज़ है? कौन डकार दे रहा है ये? कौन डकार दे रहे इतने बड़े से? खाना अभी खाया शायद। ओके, तो इस तरह से हमें ह्यूमन बॉडी पे उसकी इफेक्ट दिखाई देती है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं, मर्क्यूरी। ये देखिए, ब्लैंक दिख रही है स्लाइड? Yes, ma'am. जस्ट मिनट। Yes, ma'am. हाँ, अब ये दिख रही है? ठीक से दिख रही है? हाँ। हाँ मैम दिख रही है। हाँ, ओके। दैट मर्क्यूरी फाउंड इन द रिलेस एंड द स्विचेस एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो जैसे आपको पता होगा स्विच बोर्ड होते हैं ना हमारे, स्विच बोर्ड होते हैं कि नहीं, स्विचेस होती है ना, स्विचेस होती है, Yes, ma'am. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उसमें मर्क्यूरी ये होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्रोनिक डैमेज टू द ब्रेन, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसऑर्डर ड्यू टू द बायो एक्यूमुलेशन इन द फिशेस, then corrosion, protection of untreated and galvanized steel plates and decorated or hardener for the steel housing। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हमको बताया जाता है ना कि आप फॉर एग्जांपल हमको बताया जाता है कि हाथ हमारे अगर पानी से धुले हुए हों तो स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बताया जाता है कि नहीं? बताया जाता है ना? यस और नो? Yes, ma'am. आपने शायद सुना होगा, ये तो कॉमन चीज़ है कि जो गीले हाथ से हमको स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि शॉक लगने का अंदाज़ा रहता है, शॉक लग सकता है वहाँ पे क्योंकि वो उसमें मर्क्यूरी वगैरह रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट हमारे ब्रेन को इफेक्ट होता है। ओके, फिर हमारे स्किन को भी इफेक्ट हो सकता है। फिर उसकी नेक्स्ट पॉइंट उसका क्या होगा, कोरोसन प्रोटेक्ट ऑफ अनट्रीटेड एंड गैल्वेनिक स्टील प्लेट्स, कि जो उसकी प्लेट्स होती है, गैल्वेनिक स्टील प्लेट्स होती है, जो उसका प्रोटेक्शन वो ठीक से किया नहीं जाता है। प्रोटेक्शन मीन्स उसका कोरोशन प्रोटेक्शन ऑफ अनट्रीटेड मीन्स उसका बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल
उसके प्लेट्स होते हैं, तो उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में ना हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको ऐसा बताया जाए कि फॉर एग्जांपल कि अगर बाइक आप चला के आ रहे हो, बाइक चला के आ रहे हो, ओके, तो जितना ज़्यादा बाइक चलाएंगे तो उतना साइलेंसर कैसा होगा उसका, गर्म होगा कि नहीं? साइलेंसर कैसा होगा उसका? यस मैम, गर्म होगा। गर्म होगा। गर्म होगा। और उसी टाइम कोई बच्चा वहाँ पे चला गया, साइलेंसर पे उसका हाथ लग गया, तो क्या होगा? क्या होगा? हाथ जल जाएगा। हाथ हाथ जल जल जाएगा। जाएगा। हाथ जल जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग कि अगर उसका सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो उसका क्या हो सकता है, क्रिया उसको एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पे बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Hexavalent chromium. Hexavalent chromium found in the corrosion protection of untreated and galvanized steel planets, decorator or hardener for the steel housing. तो ये हेक्सेवलेंट क्रोमियम है। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि अभी मैंने आपको बोला कि गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेट्स, उसमें ये हमको दिखाई देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एस्थमेटिक ब्रॉन्चिटिस और डीएनए डैमेज कि जैसे हमारे फॉर एग्जांपल एस्थमेटिक ब्रॉन्चिटिस, तो उसमें डैमेज हो सकता है, फिर हमारे डीएनए में भी डैमेज होने की संभावना हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक इंक्लूडिंग पीवीसी फाउंड इन द केबलिंग एंड द कंप्यूटर हाउसिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, बर्निंग प्रोड्यूसेस dioxin that causes the reproductive and the development of the problems, immune system damage, interfere with the regular hormones. Okay, तो प्लास्टिक इंक्लूडिंग पीवीसी नाम सुना है? पीवीसी पीवीसी यस। यस किस में मैम, किस में इस्तेमाल किया जाता है वो? किस में इस्तेमाल वाटर किया? यस कनेक्शन के मैम। लिए पाइप होते हैं पाइप उसमें। पाइप हाँ, तो कंप्यूटर की पाइप 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 हाँ, पाइप में उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लैब देखी होगी, वहाँ पर भी पीवीसी लगाया जाता है। याद आया कुछ? कंप्यूटर लैब्स होते हैं ना, यस मैम। हाँ, तो उसमें भी पीवीसी अगर वो जल गई या कुछ डैमेज हो गया, फट वगैरह गई, तो उसका एक पर्टिकुलर जैसे जैसे कोई प्लास्टिक जलता है तो उसका पर्टिकुलर क्या आता है, स्मेल आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? अगर उसके कांटेक्ट में हम ज़्यादा देर तक रहें तो फिर क्या होता है, हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, जो हमारे हार्मोन्स बॉडी में, वो रेगुलेटरी काम नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज बेरियम, द फ्रंट पैनल ऑफ सीआरटी, द short term exposure causes muscle weakness, damage to the heart and liver and spleen. तो बेरियम, तो पैनल जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के सामने बैठे, कंप्यूटर पे नहीं पर कंप्यूटर के जब सामने बैठे, तो हमारा स्पायरल जो होता है ना पीछे का, हम बोलते हैं की त्याला आपण म्हणतो, मराठीत म्हणतो पाठीचा कणा, हो की नाही, पाठीचा कणा असा म्हणतो की नाही, ते जर आपण नीट नाही बसतो तर काय होतं, बँड होतं की नाही, बैंड होता है ना। जैसे अपन फॉर एग्जांपल यस मैम। एक ही सिचुएशन में बहुत घंटों तक वहाँ पे बैठे तो आपकी बॉडी पेन करने लगेगा, आपका बॉडी पेन करने लगेगा, आपका मसल्स पेन करने लगेगा, बॉडी और मसल्स पेन करने लगेगा। यस और नो? यस और नो? यस मैम। हाँ, यस तो मैम। हाँ, तो उसको इस तरह से कुछ बताया गया है कि आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके स्प्लीन को वो डैमेज कर सकता है। ओके, आगे का हम बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट। अभी तक हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, अब हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट। Plastic is one of the few chemical materials which pose an environmental problem. Polythene, then polyvinyl chloride, then polyester is largely used in the manufacturing of the plastic. It can be formed into the fibers or thin transparent films. These properties have made them popular in many durable and disposable goods for packing materials. तो जैसे भी कोई भी चीज़ को पैक करना हो, पैकिंग करना हो, तो उसके लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि नहीं होती है, कि जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, है ना?
बहुत सारी चीजें Yes, होती है ना, ma'am. है ना, बहुत सारी चीजें होती है कि फॉर एग्जांपल कुछ हम बोलते हैं कि मेडिसिन की जो बोतलें होती है वो भी प्लास्टिक की होती हैं, या फिर हम बोलते हैं कि पहले जैसे हम सब्जी वगैरह खरीदते थे तो पहले तो प्लास्टिक की ही बैग्स दिया करते थे, अभी भी देते हैं प्लास्टिक की बैग, लेकिन ज़्यादातर अभी लोग कपड़े की बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक बनाया जाता है तो उसमें ज़्यादातर पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन क्लोराइड होता है, पॉलिस्टर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बैग्स होते हैं कि थिन होते हैं और कुछ बैग ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हाँ ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसका मटेरियल पैक करने में किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं प्लास्टिक आर यूज बिकॉज दे आर इजी एंड चीप टू मेक एंड दे लास्ट लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो चीप होता है और लॉन्ग टाइम तक बने रहता है। अनफॉर्चुनेटली these same useful qualities can make the plastic huge pollution problem। अभी जितना ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, पॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज प्लास्टिक इज चीप but it gets discarded easily and its persistence in the environment can do the great harm। वो चीप तो है, इसको इजीली डिस्कार्ड भी किया जाता है, डिकम्पोज भी किया जाता है, लेकिन उसकी वजह से एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। The next point is urbanization has added to the plastic pollution in the concentrated form in the cities। तो सिटीज में सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा शहरीकरण होता है, अर्बनाइजेशन होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। आप कौन सा एक एग्जांपल देंगे मुझे, कौन सा एक एग्जांपल देंगे जहाँ पे प्लास्टिक में सब कुछ रैप किया जाता है, कौन सा एक एग्जांपल देंगे? हम्म, कौन सा एक एग्जांपल देंगे? प्लास्टिक में सब कुछ रैप किया जाता है, कौन सा देंगे? कौन सा देंगे? वैभवी, बाकी के सब किधर हैं, कौन सा देंगे? कौन सी चीज आप रेपर में खाते हैं, प्लास्टिक्स में कौन सी चीजें खाते हैं? Vapors. वेफर्स, फिर कुरकुरे, फिर चॉकलेट्स चॉकलेट्स, चॉकलेट्स फिर हम्म फिर प्लास्टिक की बैग में सब कुछ रैप किया होता है, उसमें उसका पैकिंग किया होता है, फरसान वगैरह। आइसक्रीम। आइसक्रीम्स, आइसक्रीम के लिए पूरा एक वो क्या बोलते हैं उसको हम, हाँ प्लास्टिक, ओके आइसक्रीम्स, ओके फिर फरसान, जो खाने पीने की जो चीज़ होती है ना, वो सब कुछ प्लास्टिक में रख किया जाता है कि नहीं किया जाता है? चॉकलेट से लेके या यस। खजूर, ड्राई फ्रूट से Yes, लेके, ma'am. फॉर एग्जांपल आप थिएटर में जाते तो पॉपकॉर्न आपको किस में दिया जाता है? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न क्या मिलता है ना, प्लास्टिक में ही मिलता है ना, प्लास्टिक में। प्लास्टिक में। फिर आप जो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, हम्म कोक या मिरिंडा या कुछ भी पीते हैं तो वो क्या होता है, प्लास्टिक में ही आता है ना, बॉटल में आता है ना, यस और नो, यस और नो, यस मैम। हाँ यस। उसमें ही Yes, आता ma'am. है। मैम हाँ, then plastic thrown on the land can enter into the drainage lines, chok them, resulting into the floods in the local areas in the cities as its